हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने हाल के वर्षों में एक नई प्रवृत्ति देखी है। यह प्रवृत्ति है आर्थिक साधनों का सैन्य और सामरिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रूस की करीब 300 अरब डॉलर की विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। शुरुआती दौर में इसे अस्थायी दंडात्मक कदम माना गया, लेकिन ईयू ने अब तय किया है, यूरोपियन यूनियन ने अब तय किया है कि इन संपत्तियों को स्थायी रूप से यूक्रेन की मदद में लगाया जाएगा, अर्थात इन संपत्तियों को बेचकर और इन संपत्तियों से धन प्राप्त करके यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को फंडिंग की जाएगी। विवाद यहां से शुरू होता है। रूस का कहना है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और सॉवरेन इम्यूनिटी के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है और उसने सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है कि जो भी हमारी संपत्तियों को हाथ लगाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यह केवल कानूनी या आर्थिक बहस नहीं है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, शक्ति संतुलन और साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ जैसे मामलों के लिए भी बड़ा मुद्दा है। हंगरी जैसे कुछ ईयू के देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और यूरोपीय न्यायालय में केस कर चुके हैं। दूसरी ओर यूरोप इसे वॉर प्रिपरेशन और वॉर रिपरेशंस यानी कि युद्ध की क्षति के दौरान भरपाई के तौर पर उचित ठहरा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह कदम वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर यह भविष्य में हर देश के लिए एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक खतरनाक परंपरा बन जाएगी। इस विवाद की गहराई से केवल देखें अगर हम, तो यह केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है कि क्या किसी महाशक्ति की जमा पूंजी अब सुरक्षित नहीं रही, और इसके साथ साथ अगर यह नहीं है तो फिर क्या यह विवाद वैश्विक संघर्ष यानी युद्ध का एक अगला कारण बनने जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। वास्तव में सबसे पहले फ्रोजन रूसी एसेट्स क्या हैं, तो देखिए वास्तव में क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर करीब 2022 में, फरवरी 2022 की बात है, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया तो पश्चिमी देशों, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के अलायंस ने रूस के खिलाफ अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और इसी के अंतर्गत पश्चिमी देशों ने रूस की लगभग 300 अरब डॉलर की विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, और इसमें रूस के सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स, सॉवरेन फंड्स और कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थीं। इसका उद्देश्य यह था कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए और उसके युद्ध छेड़ने की क्षमता को रोका जाए। शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था वो वास्तव में असेट्स को टेम्परेरीली फ्रीज करना था, जिसकी वजह से क्या होता कि रूस को एक प्रकार से धन की कमी होती, और इसका यह संदेश साफ था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए उसकी संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा। लेकिन अभी ईयू ने इसके संबंध में एक नया कदम उठाया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। इन फ्रोजन एसेट से मिलने वाले ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट का उपयोग यूक्रेन की सहायता के लिए यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए और वॉर एफर्ट्स के लिए किया जाएगा। ईयू का तर्क है कि रशिया ने एग्रेशन दिखाया है, उसने अटैक किया है, इस कारण वो जो यूक्रेन में डैमेजेस हुए हैं उसका पेमेंट रशिया को करना चाहिए। ईयू इसे वॉर रिपरेशंस का प्रोजेक्ट मान रहा है, जबकि अगर हम रूस की प्रतिक्रिया देखें तो रशिया की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है। रशिया इसे इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरह देख रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर कोई भी देश हमारी संपत्ति का इस्तेमाल करेगा तो वह रूस के निशाने पर होगा और यह युद्ध का नया चरण होगा। इस प्रकार अगर रूस का यह कहना है कि यह केवल अवैध ही नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मूल अवधारणा जिसके अंतर्गत सॉवरेन इम्यूनिटी मिलती है उसका भी उल्लंघन है। अगर हम ईयू की बात करें तो ईयू के अंदर भी मतभेद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सभी ईयू के देश इससे सहमत नहीं हैं। हंगरी ने खुलकर विरोध किया है और ईयू के खिलाफ यूरोपियन न्यायालय में केस दायर किया है। जो हंगरी का तर्क है वो ये है कि ईयू रूल ऑफ लॉ और लीगल क्रेडिबिलिटी दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है और भविष्य में यूरोप की ही अर्थव्यवस्था पर, यूरोप की व्यवस्था पर भी ग्लोबल ट्रस्ट घटेगा। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो
ग्लोबल साउथ के देश जैसे भारत है, चाइना है, अरब कंट्रीज है, इनको चिंता है कि अगर ईयू रूस की संपत्ति को फ्रीज कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है तो कल को उसकी संपत्तियां भी असुरक्षित होंगी। बड़ा सवाल यह है, क्या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और करेंसीज अब पॉलिटिकल वेपन बन जाएंगे, या फिर हम यूं कहें कि एक नया फाइनेंशियल कोल्ड वॉर का दौर शुरू होने जा रहा है। इसके संबंध में विभिन्न कानून हैं और उन कानूनों को भी हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सॉवरेन इम्यूनिटी के उल्लंघन का क्या मतलब है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में सॉवरेन इम्यूनिटी का सिद्धांत काम करता है, जिसके अनुसार किसी संप्रभु राष्ट्र की संपत्ति को दूसरे देश के द्वारा जब्त या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रूस का तर्क यह कह रहा है कि अगर ईयू इस कदम को उठाता है तो यह इस सिद्धांत का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होगा, और यदि यह परंपरा बन गई तो भविष्य में किसी भी देश की विदेशी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर हम यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए कहता है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। रशिया कहता है कि संपत्ति पर कब्जा करना सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है, जबकि ईयू कह रहा है कि रशिया ने ऑलरेडी यूएन का चार्टर वायलेट किया है यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखा करके। तीसरा मुद्दा, अगर हम ईयू की लीगल जस्टिफिकेशन की बात करें तो ईयू इसे वॉर का रिपरेशंस मान रहा है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स ऑन स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है कि आक्रामक राज्य अपने अवैध कृत्य के लिए कंपनसेशन देगा। ईयू इसे कंपनसेशन का प्रीएम्प्टिव एनफोर्समेंट मान रहा है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं। तो अगर हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज और प्रेसिडेंट की बात करें तो अब तक ग्लोबल प्रेसिडेंट यह रहा है कि फॉरेन एसेट्स को फ्रीज तो किया जाता है लेकिन परमानेंट कॉन्फिस्केशन नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर ईरान, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, इन मामलों में भी एसेट फ्रीज हुए थे लेकिन बाद में वो पार्शियली रिलीज भी कर दिए गए। इस प्रकार से ईयू अगर यह प्रथा अपनाएगा, यह कदम उठाएगा तो यह धीरे धीरे प्रथा बनेगी और इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करेगी। इसके साथ साथ अगर हंगरी और ईयू के बीच की कानूनी चुनौती की बात करें तो हंगरी ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया है। उसका कहना है कि ईयू के पास कानूनी अधिकार ही नहीं है कि वह किसी देश की किसी तीसरे देश की संपत्ति को अस्थायी रूप से प्रयोग करना शुरू कर दे। यह ईयू की ट्रीटीज और इंटरनल लार्जर जो लीगल ऑर्डर है उसके खिलाफ है। अगर हम वैश्विक कानूनों की बात करें तो वैश्विक कानूनी असर यह है कि यदि ईयू का यह कदम वैध ठहराया जाता है तो यह ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस में एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेटअप करेगा। इससे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, स्विफ्ट जैसी संस्थाओं की न्यूट्रल जो क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनमें आशंका बढ़ेगी कि कल को उनकी संपत्ति भी वेपनाइज्ड फाइनेंस का शिकार हो सकती है। अब इस मामले को अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, भू राजनीतिक एंगल से देखते हैं तो ईयू के लिए सीधी चुनौती यह है कि इसके बाद रूस से उसका सीधा टकराव शुरू हो जाएगा। अभी तक रूस सीधा टकराव में नहीं आया है ईयू के साथ। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मामला भी उठेगा। रूस पहले से ही यूरोप का एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर और सप्लायर रहा है। नए टकरावों से यूरोप के दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति प्रभावित होगी। ईयू के भीतर विभाजन भी हो सकता है, जैसे कि उत्तरी और पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें, जैसे कि जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, नीदरलैंड्स हुआ, ये लोग सख्ती चाहते हैं। लेकिन जो मिडिल और ईस्टर्न यूरोप है, जैसे कि हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये कानून और आर्थिक रिस्क की वजह से इसके विरोध में है। तो डिवाइड ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो ये डिवाइड हो रहा है ईयू, वो इसकी विदेश नीति को कमजोर ही करेगा। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया के लिए यह संकट और अवसर दोनों है। क्यों? क्योंकि रशिया की कंपनी के लिए पहली बात तो जो ईयू की कंपनियां और संपत्तियां हैं वो सब रूस जब्त कर लेगा। साइबर अटैक, एनर्जी वेपनाइजेशन और प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए रशिया जवाब भी देगा। ग्लोबल साउथ आउटरीच बढ़ेगा। रूस इस नैरेटिव के साथ ग्लोबल साउथ में अपनी चीजों को भुनाएगा कि पश्चिम आपकी संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है और आपको हमारे साथ और अलाइड होना चाहिए। इससे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में उसको सहानुभूति मिलेगी। अगर हम अमेरिका और नेटो का एंगल देखें तो अमेरिका पहले से रूस के खिलाफ कठोर सैंक्शंस का नेतृत्व कर रहा है। ईयू का यह कदम नेटो की स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग को और आक्रामक बना देगा। यह रूस को और अधिक चाइना सेंट्रिक एक्सिस की ओर ढकेलेगा और नई कोल्ड वॉर का
आगाज करेगा। अगर हम ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो ग्लोबल ऑर्डर में वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा, जिससे डॉलर और यूरो आधारित वित्तीय व्यवस्था को जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीपोलर फाइनेंस की बात करें तो चाइना अपनी करेंसी युआन और क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देगा। ब्रिक्स देश अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी और पेमेंट सिस्टम को गति देंगे और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और ज्यादा फ्रेगमेंटेड होने की संभावना बनेगी। ग्लोबल साउथ की स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ जैसे कि कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को यह डर होगा कि कल को उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स के चलते उनकी फॉरेन रिजर्व्स भी असुरक्षित हो सकती हैं। इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा। देशों को अल्टरनेटिव सेफ हेवन्स की जरूरत होगी, जैसे कि आप कह सकते हैं रीजनल बैंक्स, डिजिटल करेंसी, गोल्ड, ये सब। अगर हम इसमें इंडिया का एंगल देखें तो इंडिया ईयू और रूस दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखता है। अगर हम बात करें तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था अगर अस्थिर हो जाएगी तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग करना और कठिन होगा। भारत को यह भी देखना होगा कि ब्रिक्स जैसे फोरम में किस हद तक वह अल्टरनेटिव अरेंजमेंट को सपोर्ट करे ताकि वह खुद की अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बचाए रखे। तो ये सारे एरियाज हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते थे आपके साथ। और महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो ये जो मुद्दा है, जो फ्रोजन रूसी एसेट्स का मुद्दा है, ये केवल संपत्ति के स्वामित्व का या आर्थिक दंड का मामला नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति संतुलन का एक निर्णायक प्रश्न भी खड़ा कर रहा है। ईयू का यह कदम, जो फ्रीज्ड एसेट्स का उपयोग वो रूस के यूक्रेन के पुनर्निर्माण या सहायता के लिए करना चाहता है, एक तर्कसंगत राजनीतिक प्रतिक्रिया लग सकती है, किंतु यही कदम यदि कानूनी तर्कों और पारदर्शिता के बिना सामान्य माना गया तो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस का परिभाषागत परिवर्तन अवश्य होगा। रूस की सख्त चेतावनी इसलिए भी खतरनाक है कि वह सिर्फ प्रतिशोध की योजना नहीं बल्कि एक परिभाषित संदेश है कि यदि संप्रभु संपत्ति को राजनीतिक या सैन्य मकसदों के लिए इस्तेमाल किया गया तो परस्पर प्रतिशोध का और अस्थिरता का एक नया चक्र शुरू होगा जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके सारे एंगल्स को साथ नोट जरूर करिएगा। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देता हूं। जो लोग 2026 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा 2026 यूपीएससी के लिए लास्ट बैच अनाउंस हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको दे रहा हूं और इसकी एडमिशन की लास्ट डेट 20 सितंबर है। मिशन सक्सेस सेल स्टडी IQ IAS हिंदी पर चल रही है और आप हमारे 2026 के बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम फीस पर यूपीएससी के इस बैच में एडमिशन दिया जाएगा। आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप सब कुछ दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपकी तैयारी बहुत ही व्यवस्थित रूप से रिवीजन्स, टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कराई जाएगी। क्लासेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप ऐप पर जाकर के हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको ये डिस्काउंटेड फीस तब मिलेगी जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड आपको स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में, किसी भी बैच में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाएगा, चाहे वो जुडिशरी का बैच हो, चाहे वो यूपीएससी का बैच हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच हो। तो इस कोड को याद रखिए और जब भी स्टडी IQ से बैच लीजिए इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर 26 टारगेट है तो आज ये लास्ट डेट है, इसमें लेट मत कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारे साथ जुड़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।